हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अब तक हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आज हम रोटेशनल मोशन, वाकई रोटेशनल मोशन में क्या चीज़ होती है वो सब हम स्टडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में जब मैंने पहला लेक्चर था उस टाइम पर मैंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों में पहले उसकी लिस्ट बना देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो थीटा, दूसरा डेल्टा थीटा, तीसरा ओमेगा और अल्फा, फिर वी, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर लीनियर एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर कितनी सारी चीज है जो हमें जाननी है। फिर आपको जानना है टॉर्क, फिर जानना है एंगुलर मोमेंटम, फिर जानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और भी चीजें हैं जो मैं अभी शायद भूल रहा हूँ। तो I will try that I can cover maximum of this quantity in this lecture। हाँ, एक बात है कि जो ये वाली जो है टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन पे तो सेपरेट वीडियो बन सकते हैं पूरे। टॉर्क पे एक वीडियो, एंगुलर मोमेंटम पे एक वीडियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो बहुत मतलब कि एक से ज़्यादा वीडियो भी बन सकते हैं। आज हम बेसिक चीज़ें जो पढ़ेंगे वो है थीटा, डेल्टा थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। ये चार चीजें आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? थीटा, डेल्टा थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। ओके, थीटा है। थीटा का नाम क्या है? थीटा का नाम है एंगुलर पोजीशन। थीटा का नाम क्या है? एंगुलर पोजीशन। डेल्टा थीटा का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है बच्चों? डेल्टा थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा का नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इस अल्फा, अल्फा का नाम क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, और लीनियर वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं, चलिए। लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। आज हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, थीटा, डेल्टा थीटा, ओमेगा, अल्फा एंड वी। ओके, देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक पढ़ना चाहिए, मतलब कि एक छोटी सी डेफिनेशन है किसकी? रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? अ बॉडी, लिखे डेफिनेशन, अ बॉडी इन विच रिलेटिव डिस्टेंस, a body in which relative distance between constituent particle remains constant, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, सोचो ये डिस्टेंस डी है। तो ये बॉडी कैसे भी हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए, तब भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं तो सिर्फ डेमो के पर्पस पे इन दोनों दो पार्टिकल ले रहा हूँ, किसी भी दो पार्टिकल को आप चूज कर सकते हो इस बॉडी के। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर अगर कैसा रहे? कांस्टेंट, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। बच्चों, एक्चुअली में तो क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ दे तो इन वो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है। यहाँ से अगर हम ब्रेक कर दे या यहाँ से अगर हम ब्रेक कर दे, ठीक है। तो वाकई में जो रिजिड बॉडी है ये आइडियल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? आइडियल। रियलिटी में तो कोई रिजिड बॉडी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी है उसको हम तोड़ भी सकते हैं। बच्चों, सबसे हार्ड डायमंड होता है, डायमंड को भी हम तोड़ देते हैं ना। तो मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम स्टडी करेंगे उस टाइम पर हम ऐसा बोलेंगे कि हम इस बॉडी को नहीं तोड़ रहे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा डिस्ट्रक्टिव अप्रोच थोड़ा साइड में रखेंगे। एक्चुअली में जिस बॉडी को तोड़ सकते हैं और इस टाइप की बॉडी है, प्रैक्टिकली उसको बोला जाता है सॉलिड बॉडी। क्या बोला जाता है?
सॉलिड बॉडी। लेकिन सॉलिड बॉडी को हम नियरली स्टडी पर्पज के लिए क्या ले सकते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो क्या है कि इस ऐसी बॉडी की स्टडी करने में अगर हमें पता है कि दो पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो नहीं चेंज होने वाला, तो हमें ऐसी बॉडी स्टडी करने में बहुत आसान रहती है। देखो मैं रबर ले रहा हूं, रबर रबर बैंड होता है, उनके दो पार्टिकल ये और बी, अगर आप उसको खींचते हो, ऐसा आपने उसको खींचा, तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, चेंज हो गया ना। तो हम इसको रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते, नॉट अ रिजिड बॉडी। बच्चों रोटेशनल मोशन चैप्टर में जो भी बॉडी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सारी रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से आप याद रखना। ओके, चलिए अब जो हम क्वांटिटी स्टडी करने जा रहे हैं वो पहले तो सोचो, एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, अगर आपने उसको कहीं पे भी फोर्स लगा दी, अच्छा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, अगर आपने उसे सेंटर ऑफ मास के ऊपर से फोर्स लगाया, ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, इफ वी अप्लाई फोर्स एग्जैक्टली ऑन सेंटर ऑफ मास, देखिए ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है ना, तो ये बॉडी कैसी मोशन करेगी बच्चों, लीनियर मोशन करेगी। अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हो, तो अगर अगर ये बॉडी है, ये उसका सीएम है, और आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और बॉडी फ्री है, बॉडी कैसी है, फ्री, मतलब कहीं पे फिक्स नहीं है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। कैसी मोशन करेगी बच्चों, रोटेशनल मोशन, ऐसे, ठीक है, ये बॉडी ऐसे मोशन करेंगी अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास, बॉडी विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन, rotational motion about its cm, ठीक है। अच्छा, प्लस लीनियर मोशन, थोड़ी सी लीनियर मोशन भी करेगी। अच्छा आपको नहीं मतलब कि दिमाग में घुस रहा, हजम नहीं हो रहा, तो एक पेन लो, पेन, ठीक है, पेन को यहां से मारो, तो डिश, तो पेन क्या ऐसे जाएगी, नहीं बच्चों, पेन थोड़ी आगे भी चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पेन ने थोड़ी लीनियर मोशन की और थोड़ा ऐसे रोटेट हुआ, तो कौन सी मोशन की, रोटेशनल मोशन भी की। ठीक है, तो ये स्टडी करने के लिए हमें उसका सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कौन सी मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पहले सिंपल रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। कैसी मोशन बच्चों, सिंपल रोटेशनल मोशन, मैं ऐसा नाम देता हूं, सिंपल रोटेशनल मोशन, जिसमें क्या होगा, मोशन मोशन इन विच बॉडी इज फिक्स्ड अबाउट एनी एक्सिस। ओके, मतलब कि वो सेंटर ऑफ मास ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी फिक्स हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए फिर से मैं आपको बोलता हूं कि एक मैं प्लेट लेता हूं, ठीक है, और उसको यहां पर मैं क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। अब ये प्लेट यहां से नहीं हिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मूव ही नहीं करेगी, सबसे पहली बात, ठीक है। या तो फिर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो भी ये प्लेट मूव नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं उस प्लेट को यहां से कहीं से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये प्लेट मूव करेगी। हालांकि अभी तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्लेट मूव क्यों कर रही है, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। तो सोचो कि प्लेट ने इतना मूव किया। अच्छा आप बोलोगे सर प्लेट ने मूव नहीं किया, करेक्ट करो अपने आप को,
प्लेट ने रोटेट किया, प्लेट रोटेट्स, या तो प्लेट रोटेट्स ओनली, प्लेट ने सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन की इस फिक्स एक्सिस के अराउंड, ओके, अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। अब बोलोगे सर एक्सिस कहां पर है? देखिए बाहर निकल के आई और यहां से अंदर गई, ये एक्सिस हो गई। अच्छा, कितना एंगल रोटेट किया? इतना एंगल रोटेट किया, ठीक है, कितना एंगल रोटेट किया? इतना, थीटा। सोचो कि ओरिजिनली जब आप प्लेट को देख रहे हो, ये सोचो कि ये पोजीशन नंबर 1 है, ये है पोजीशन नंबर 2। जब आप प्लेट को देख रहे हो उस टाइम पर प्लेट पोजीशन नंबर 2 पर थी, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर पोजीशन ऑफ प्लेट इज थीटा। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू T1 पर ये यहां पर थी और t इज इक्वल्स टू T2 पर। चलो ठीक है, बहुत सिंपल जा रहे हैं बच्चों में, बहुत अभी हमें सिंपल जा रहे हैं कि यहां आएगी। ठीक है, अगर हम प्लेट को और रोटेट करवाए बच्चों, तो यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो यहां से वो कितना रोटेट हुई? सोचो थीटा डैश। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट एंगुलर पोजीशन ऑफ प्लेट इज थीटा डैश एट t इज इक्वल्स टू T3। यहां पर मैं क्या लेता हूं? t इज इक्वल्स टू T3। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? तो एंगुलर पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? किसकी डेफिनेशन? एंगुलर पोजीशन। लीनियर पोजीशन हमने डिस्कस की थी, उसी तरह हम कौन सी पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं? एंगुलर पोजीशन। इट इज एंगल मेड बाय line joining given particle with fixed point with reference axis। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, उसको यहां इस फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन बन गई। और ये क्या है? इसको मैं क्या ले रहा हूं? रेफरेंस एक्सिस। बच्चों इसको मैं क्या ले रहा हूं? रेफरेंस एक्सिस। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल हुआ वही हुआ ना। तो ये लाइन, पहली लाइन मैंने डिफाइन क्या की? इट इज द एंगल मेड बाय लाइन। लाइन मतलब ये रेड वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन, ये मैंने डिफाइन की। ये लाइन किसको ज्वाइन करती है? गिवन पार्टिकल एंड फिक्स्ड पॉइंट। ये गिवन पार्टिकल या तो गिवन पॉइंट ऐसा बोल सकते हो, और फिक्स्ड पॉइंट, उन दोनों को ज्वाइन कर रही है। देखो ज्वाइन कर रही है, ओके, विथ रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही थी। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम डेल्टा थीटा बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स वेरी सिंपल, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल। देखिए ये फिक्स पॉइंट है, मैं अभी प्लेट नहीं ले रहा हूं, ये रेफरेंस एक्सिस ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये सब हमने एक बार सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर ही लिया था, फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार रिवाइज करा दूं।
ये पॉइंट नंबर 1 है जो यहाँ आ गया। सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये मतलब कि उस प्लेट का ही पॉइंट है, वो ऐसे 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 घूमता घूमता यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वो कितने एंगल पे आया, थीटा, या तो ऐसा बोलो कि थीटा 1, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया। ओके, तो मतलब कि वो कितने एंगल पे आया, तो थीटा 2। ठीक है, ये था t इक्वल्स टू 0, ये था t इक्वल्स टू t1, और ये था t इज इक्वल्स टू t2। बच्चों ये तो x ही रहेगा, देखो ये कॉमन सेंस आप में होना चाहिए, ये तो x ही रहेगा। x मीन्स दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट की लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस एक्सट्रीम पॉइंट की। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट को लेता हूँ। ओके, अभी इन टाइम इंटरवल, अगर हम t1 बात करें, t1 मतलब 0 से लेकर t1, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बच्चों पहले सॉरी, ये फाइनल माइनस इनिशियल। देखो अभी मैं बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि मैंने आगे बोला है, अभी बोल रहा हूँ इसीलिए। तो थीटा फाइनल कितना था, थीटा 1, और इनिशियली 0, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा 1। ठीक है, कौन सा टाइम इंटरवल में, t1। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं, इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल में कितना, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है, अभी थीटा फाइनल कितना है, तो t इक्वल टू t2 पे कितना था, थीटा 2, और t इज इक्वल्स टू, ये t1 है ना, हाँ, तो t1 पे कितना था, थीटा 1, तो क्या आंसर आया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसा बोलूं, ये प्लेट ही है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे घूम रही है, पूरा सर्कल तो मेरे से नहीं हुआ, माफ करना बच्चों। ओके, लेकिन ये है पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 2, ये है पोजीशन नंबर 3, ये है पोजीशन नंबर 4। ठीक है, और ये क्या हो गई, रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मतलब कि ये प्लेट ऐसे घूम रही है, तो 1 से 2 जाएगा जब पार्टिकल, कहाँ से, 1 से 2, ये एग्जैक्टली आप ऐसा सोचो कि ये जो रेफरेंस एक्सिस है ना, वो है एक्स एक्सिस, किसी कौन सी एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर जाएगा 1 से 2, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मुझे बोलो। यहाँ से यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस आप में इतना तो होना ही चाहिए, कितना हुआ, π/2 रेडियन। अच्छा मैं बोलना भूल गया, हाँ ये रेडियन में मेजर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो या एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अच्छा अगर 1 से 3 बोले तो इतना, तो कितना एंगल हुआ बच्चों, तो ये हुआ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, अगर हम 1 से 4 बोले तो देखिए ये है π/2, इतना है π/2, और इतना है π/2, तो 3π/2 रेडियन। ओके, और 1 से 1 वापिस घूम के आ गए, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ
all rotating particle all rotating particle is 2 pi रेडियन। याद रखना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, और 360 डिग्री। बच्चों मैंने ऑल बोला, बच्चों एक एक डिस्क आप सोचो, ऐसी डिस्क, ठीक है, क्या सोचो, डिस्क, ठीक है, जो ऐसे ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो बाहर निकल के आ रही है ऐसे। चलो समझ में आया कैसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है। मैं पार्टिकल नंबर 1 लेता हूं यहां पर, पार्टिकल नंबर 2 ले रहा हूं यहां पर, पार्टिकल नंबर 3 ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये ऐसे घूमी, मुझे पता चला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 पाई रेडियन है। कितना रेडियन है, पाई रेडियन। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ particle 2 and what will be the angular displacement of particle 3? See, you should take care that their angular displacement will be same. क्यों? देखो बच्चों, ये 1 नंबर का पार्टिकल है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर, हमने ये रिजिड बॉडी ली है, मैंने पहले ही बोला था। 1 नंबर जब पाई रेडियन घूमेगा मतलब कि वो यहां से यहां आएगा, तो 2 नंबर कहाँ जाएगा, 2 नंबर यहां से यहां जाएगा, तो 3 नंबर, तो 3 नंबर यहां से यहां, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल ले लो, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अकेला जो सेंटर ऑफ मास है या जो फिक्स पॉइंट है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, बाकी सब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एक बात अच्छी तरीके से ये अपने दिमाग में भर लो, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ all particles is same in rotating body। कौन सी बॉडी बच्चों, रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्कस करते हैं तीसरी क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सोचो फिर से, वही प्लेट लो, ठीक है, ये पॉइंट है, मतलब कि ये t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, फिर प्लेट कैसी हो गई, ऐसी, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये इतना गया, ठीक है। चलो, ये है θ1, कब, एट t इज इक्वल्स टू t1, ओके। फिर ये प्लेट इधर गई ऐसी, कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, अभी मैंने बोला, तो ये हो गया t इज इक्वल्स टू t2, ठीक है। और मैं रेड कलर से शो करता हूं कि एंगल कितना आया, ये एंगल आया θ2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in angular position, ओके। मैं डायरेक्टली बोल देता इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो भी चलता है, टू टाइम टेकन इन इट, टाइम टेकन इन इट, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ
rate of change of angular position with respect to टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अभी देखिए इसने t इक्वल्स टू t1 टाइम पर एट t इक्वल्स टू t1 एंगुलर पोजीशन कितनी थी बच्चों, तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 था कि नहीं, हाँ, एट t इज इक्वल्स टू t2 पर, तो एंगुलर पोजीशन कितना था बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 था कि नहीं, तो टाइम कितना गया और एंगुलर पोजीशन कैसे चेंज हुई, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल ऐसा है, इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक, या तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर बहुत कम टाइम इंटरवल दिए, ओके, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल जीरो के बराबर दिए, बहुत कम, तो उस टाइम इंटरवल में वो कितना घूम पाएगी, इतना ज्यादा नहीं घूम पाएगी, बहुत कम एंगल डी थीटा, और टाइम इंटरवल भी डी टी, ठीक है, ये ओमेगा। व्हाट इज दिस ओमेगा, और विच ओमेगा इज दिस, दिस इज द instantaneous angular velocity. What is this? Instantaneous angular velocity. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा, ओमेगा, मैगी नहीं, मेगा, ओमेगा, ओ मेरा मेगा, ऐसा, ओके, और डेल डी थीटा अपॉन डी टी। आइए इसके यूनिट की अगर हम बात करें, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अच्छा आप खुद ही सोचिए, सिंबल में से निकालिए डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी फॉर्मूला में से, तो ये होगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है, कभी कभी इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोलते हैं, और कभी कभी ऐसे आरपीएम, आरपीएम भी बोलते हैं। आपको पता है आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या है यूनिट, रेडियन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है, अभी थीटा का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है t-1। हर बार बच्चों, हर बार 90% याद रख लो कि जब भी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछता है, तो बच्चे फटाक से L1t-1 डायरेक्टली, कुछ सोचे बिना डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं, क्या होता है ये t-1, अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, क्या होता है t-1, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, it is vector quantity. What is this? It is vector quantity. अच्छा, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is along its axis, is along its axis, ओके, along its axis का मतलब क्या, देखो मैं ऐसा बोलूं, ये एक डिस्क है,
सॉरी, ऐसी एक डिस्क है, ठीक है, और उसकी एक्सिस इधर है। चलो समझ में आया ये क्या है, एक्सिस। ओके, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? तो लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर velocity can be known by right hand thumb rule। कैसे पता चलेगी बच्चों उसके डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल याद रखना। अच्छा, अब बोलोगे सर राइट हैंड थंब रूल क्या? ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या है? सबसे पहले तो राइट हैंड पता होना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत होती है रियल लाइफ में भी, समझे? हाँ, राइट हैंड क्या होता है, ठीक है, वो तो नहीं समझाऊंगा सॉरी। तो राइट हैंड की फिंगर को क्लोज करना है, क्लोज योर राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, पहला स्टेप आपको यह करना है। दूसरा स्टेप, देन स्ट्रेट थंब, straight thumb will show, straight thumb will show direction of angular velocity, direction of angular velocity। आइए एक्सप्लेन करता हूं। ये है, सोचो कि ये ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है? ऐसे, ठीक है। आप अपनी राइट हैंड को ऐसे क्लोज कीजिए बच्चों अच्छी तरीके से। तो कहाँ आया आपका थंब? यहाँ ऊपर। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ओमेगा की, ठीक है। फिर से मैं ऐसे रिंग बनाऊं, सॉरी डिस्क बनाऊं क्या? ये है उसकी एक्सिस, ठीक है। अगर वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये क्या है? उसकी एक्सिस। तो कहाँ आएगी ओमेगा की डायरेक्शन? नीचे। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? राइट हैंड थंब रूल लगाओ बच्चों। अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया? ओके, चलो टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू, ये डिस्क है, चलो आपको दिख रही है। तो एक्सिस कहाँ आएगी? ऊपर आपकी ओर, और एक नीचे जाएगी बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब सोचो कि आप उस डिस्क को ऐसे घुमा रहे हो। अब अपने राइट हैंड की थंब की फिंगर को इस डायरेक्शन में क्लोज करो, ठीक है। तो थंब किधर आएगा? बाहर आएगा कि अंदर? राइट हैंड के थंब की राइट हैंड की फिंगर्स को क्लोज करो, थंब किधर आएगा? बाहर। तो इसका मतलब इधर ओमेगा बार, ठीक है। फिर से ट्राई करें। ओके, चलिए ये एक्सिस फिर से, ठीक है। अब ये ऐसे घूम रही है, जिस तरह घूम रही है उस तरह आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर को क्लोज करना है बच्चों, ठीक है। क्लोज कीजिए, तो आपको ओमेगा किधर मिलेगा? इधर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ओमेगा की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करें। राइट हैंड थंब रूल हमने एक्सप्लेन कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity of all particles,
of given body always remain constant। कैसे रहेगी? कांस्टेंट। क्यों? देखो फिर से मैं ये रोड ले रहा हूं, अगर ये रोड इतनी आगे गई तो इसके सारे पार्टिकल्स ने जो एंगल कवर किया वो सेम ही एंगल कवर किया ना, और जो टाइम लिया वो भी सेम ही टाइम लिया ना, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। हालांकि लीनियर वेलोसिटी जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर बड़ा हो गया इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। इसने इतना डिस्टेंस, इतने इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल की हाईएस्ट होगी और इस पार्टिकल की लोवेस्ट होगी। हालांकि एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से ये चीज बच्चों याद रखना। अभी देखिए, सोचो कि थीटा इज इक्वल्स टू, आपको ऐसा कुछ दिया है 2t² प्लस 4t। ठीक, ओके। चलिए, आपको पूछा है फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है, फाइंड करना है। और ये सोचो क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। तो कैसे करोगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में बच्चों डेरिवेटिव नहीं लेना है। पहले आपको थीटा में किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है? 2 की। फिर थीटा में किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है? 0 की, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। 2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है मतलब कि जहां भी आपको, या मैं ऐसा बोल देता हूँ थीटा टी, मतलब थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टी। जहां भी आपको टी दिखे वहां पर 2 रख दो। तो देखो 2 प्लस 4 और 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये थीटा 2 वाला टर्म माइनस, अब जहां भी आपको टी दिखे फिर से तो 0 रख दो। क्या रख दो? 0। चलो, इतना बेसिक से तो बच्चों अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 माइनस 0, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 8 माइनस 0 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, तो ये हो गई 8 रेडियन पर सेकंड। जबकि अगर आपको ऐसा पूछा है कि 8t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितनी होगी, तो आपको क्या करना है? सीधा डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? सीधा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी टी हम करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट? डी डी टी ऑफ 2t² प्लस 4t, राइट। अभी 2t² का डेरिवेटिव क्या होगा? 4t प्लस 4। अभी हमें क्या करना है? 4, अभी t इक्वल टू क्या रख देना है? 2। सो 4 2 जा 8 प्लस 4, सो व्हाट इज द आंसर? 12 रेडियन पर सेकंड। ये हमें इंस्टेंटेनियस मिली। ठीक है, ये जो पहली 8 रेडियन पर सेकंड मिली थी ना, वो हमें कौन सी मिली थी? एवरेज मिली थी। बच्चों, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सर्कुलर मोशन में अगर मैंने यहां से शुरू किया है, सॉरी, इस पॉइंट से शुरू किया है और वापस उसी पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूं तो कितना टाइम लगेगा? टी, जिसको मैं क्या बोलता हूं, या क्या बोलते हैं फिजिक्स में? टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर हम पूरा घूमेंगे बच्चों तो कितना रेडियन घूमा? 2 पाई। ठीक है, और टाइम कितना लगा? टी। तो ये रिलेशन याद रखना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। बहुत बहुत काम आएगा बच्चों। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, या तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये कैसे? तो 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ हो गया ना, तो ये अच्छी तरीके से याद रखना। फिर दूसरा, एक रिवॉल्यूशन पर सेकंड मैंने बोला था, वो एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। क्यों? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितने रेडियन कंप्लीट किए? 2 पाई कंप्लीट किए ना, तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। मतलब कि आपको कहीं ऐसा दिया है
कि 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो आपको डायरेक्टली ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 नहीं रख देना है, आपको 5 इंटू 2 पाई, फिर आपको रेडियन पर सेकंड, एंड व्हाट यू विल गेट 10 पाई रेडियन पर सेकंड, तभी आपका जो आंसर आएगा वो सही होगा। ठीक है, वैल्यू तो आपको हमेशा किस में रखनी है, रेडियन पर सेकंड में ही रखनी है। एक दूसरी बात, हमने वो आरपीएम पढ़ा था, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना, 2 पाई रेडियन हो गया, डिवाइडेड बाय मिनट, मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया, मतलब 2 पाई/60 यानी कि 5/30। हालांकि मैं तो 2 पाई/60 ही याद रखता हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह दिया है कि कोई फैन है या कोई व्हीकल है, ठीक है, उसके जो टायर की रिवॉल्यूशन स्पीड है या फैन की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो सोचो 50 आरपीएम है, कहने का मतलब क्या है कि वो 1 मिनट में 50 रोटेशन कर देता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 नहीं लिखना है बच्चों, 50 इंटू 2 पाई करना है डिवाइडेड बाय 60। सो क्या मिलेगा, 5 2 10, 10 पाई/6 रेडियन पर सेकंड, ऐसी वैल्यू रखनी है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखो और ओमेगा के ऊपर जितने भी एग्जांपल मिले उन सबको सॉल्व कर दो। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टर्म्स। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।